ये छात्र छात्राओं, प्रथम वर्ष के इतिहास के पहले पेपर भारत के इतिहास के सिलेबस के अंदर हम आज अपने सेक्शन सी के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर में अपने सेक्शन सी के अंदर मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, मौर्यकालीन राज्य प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, कला, स्थापत्य, मौर्योत्तर काल, शुंग, सातवाहन, शक, कुषाण आदि के बारे में बात की थी। सेक्शन सी का सबसे पहला टॉपिक हमारा है गुप्त साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बाद एक विशाल साम्राज्य गुप्त साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ, जो कि 3री ईस्वी के आसपास का है। इस साम्राज्य को चंद्रगुप्त प्रथम के श्रीगुप्त इसका संस्थापक माना जाता है और चंद्रगुप्त प्रथम इसका पहला प्रसिद्ध शासक था। और सबसे प्रसिद्ध शासक जिसने गुप्त साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, वो है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में, उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों के बारे में, उसके द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान आदि के क्षेत्र में, स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो भी उसके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए गए, उनके बारे में हम इनके अंतर्गत पढ़ते हैं। समुद्रगुप्त वो पहला शासक था जिसने अपने गुप्त साम्राज्य का, जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। समुद्रगुप्त ने की जो मुद्राएं हैं, उस समय गुप्त काल को हम प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहते हैं। स्वर्ण युग का तात्पर्य होता है कि वो काल जिसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, कला, साहित्य, विज्ञान सभी के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ हो, राज्य में व समाज में शांति रही हो, विकास हुआ हो और उन्नति हुई हो, उस स्थिति को हम स्वर्ण युग कहते हैं। गुप्त काल में पहली बार स्वर्ण मुद्राएं बहुतायत से प्रचलित हुईं और ये जो स्वर्ण मुद्रा थी वो एक निश्चित माप की, निश्चित तोल की थी और इनमें 24 कैरेट स्वर्ण का प्रयोग किया गया था। आर्थिक रूप से संपन्न होने के कारण, संस्कृति व साहित्य के रूप से संपन्न होने के कारण ये काल स्वर्ण युग माना जाता है। तो समुद्रगुप्त को भी एक ऐसा शासक माना जाता है जो कि बहुत ही बड़ा विजेता भी था, साथ ही साथ कला व साहित्य का संरक्षक भी था और स्वयं भी वीणा बजाना जानता था, स्वयं भी साहित्य अनुरागी था। समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति उसके दरबारी कवि हरिशेन के द्वारा उसकी उपलब्धियों को प्रयाग में अशोक के एक स्तंभ के ऊपर ही, जो अशोक का स्तंभ लेख है, उसी के ऊपर समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को प्रशस्ति के रूप में उत्कीर्ण करवाया गया है, जो कि प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। उससे हमें समुद्रगुप्त की राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, कला के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हैं, उसके द्वारा किए गए जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, उनकी हमें जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने समुद्रगुप्त के द्वारा विरासत में प्राप्त साम्राज्य को ना सिर्फ बनाए रखा, बल्कि उसको विस्तृत भी किया और कला, साहित्य, संस्कृति और स्थापत्य के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में हुए। जिस वेताल पचीसी को हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि एक राजा है जो हमेशा एक वेताल को अपने कंधे पर लेके घूमता है। वो वेताल उसको एक कहानी सुनाता है और राजा को ये कहता है कि अगर तू बोलेगा तो मैं वापस पेड़ पर लटक जाऊंगा। तो वो जो वेताल पचीसी है, वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल के ऊपर लिखा हुआ एक ग्रंथ है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के अलावा स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य का एक अन्य महत्वपूर्ण व शक्तिशाली शासक रहा था। गुप्त काल में
राज्य और प्रशासनिक संस्थाएं किस प्रकार की थी, राज्य का अस्तित्व किस प्रकार का था, केंद्रीय शासन कैसा था, राजा की शक्तियां क्या थीं, राजा के सहयोग के लिए मंत्रिमंडल कौन सा था, कौन कौन से प्रमुख पद थे, उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते थे, और कौन कौन सी प्रमुख प्रशासनिक संस्थाएं थी शासन को संचालित करने के लिए, प्रांतीय शासन व्यवस्था किस प्रकार का था, नगरीय शासन व्यवस्था किस प्रकार का था, ग्रामीण शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी, सैन्य व्यवस्था किस प्रकार की थी, न्याय व्यवस्था किस प्रकार की थी, ये समस्त बातें राज्य एवं प्रशासनिक संस्थाओं के अंतर्गत आती हैं। गुप्तकालीन सामाजिक व आर्थिक जीवन किस प्रकार का था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि गुप्तकाल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो उनकी आर्थिक गतिविधियां कैसी थी, कौन कौन से प्रमुख आर्थिक व्यवसाय थे, लोगों के द्वारा व्यापार वाणिज्य, उसमें निर्यात आयात किस प्रकार से होता था, किस प्रकार से समृद्धशाली नगर बनाए गए, सामाजिक जीवन किस प्रकार से था, जाति प्रथा किस प्रकार से थी, फाहियान चीनी यात्रियों के द्वारा उस समय के बारे में काफ़ी वर्णन हमको मिलता है। धार्मिक विचार किस प्रकार के थे, ऐसा माना जाता है कि गुप्त शासक वैष्णव संप्रदाय के मानने वाले थे, क्योंकि हमें अवशेषों में जो चिन्ह मिले हैं, जो मुद्राएं मिली हैं, उनमें गरुड़ का चित्र मिला है। और गरुड़ क्योंकि विष्णु का वाहन है और गरुड़ के चिन्ह को हर जगह प्रधानता मिली है, इसलिए ये माना जाता है कि गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, विष्णु के उपासक थे। और इस प्रकार से धार्मिक विचार कैसे थे, धार्मिक कट्टरता थी या सहनशीलता थी या सहिष्णुता थी, अन्य धार्मिक धर्मों को किस प्रकार से उनका पालन किया जाता था, उनको साम्राज्य के द्वारा किस प्रकार का संरक्षण उनको प्राप्त था, और धार्मिक संस्थाएं कौन कौन सी थी, वो हम सब इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। साहित्य के क्षेत्र में कालिदास महत्वपूर्ण साहित्यकार था, जो कि गुप्त काल का माना जाता है, जिसने अपने अभूतपूर्व साहित्य के माध्यम से, क्योंकि कालिदास को भारतीय शेक्सपियर भी कहा जाता है, क्योंकि उसने साहित्य की सभी विधाओं के अंदर, चाहे वो गीति काव्य हो, महाकाव्य हो, खंड काव्य हो, नाटक हो, सभी विधाओं के अंदर कालिदास के द्वारा रचनाएं की गई। रघुवंशम हो, वो चाहे अभिज्ञान शाकुंतलम हो, विक्रमोर्वशीयम हो, या अन्य जो उसकी रचनाएं हैं, जिनके माध्यम से कालिदास ने तात्कालिक राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन व संस्कृति का एक अद्भुत दर्पण प्रस्तुत किया है। इनके अलावा अन्य साहित्यकार भी थे। तो साहित्य के क्षेत्र में क्या विकास हुआ, कला के क्षेत्र में क्या विकास हुआ, और विज्ञान के क्षेत्र में क्या विकास हुआ। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट जो लौह स्तंभ है, वह लौह स्तंभ गुप्तकालीन शासक के समय में बनवाया हुआ है। उसके ऊपर राजा चंद्र का नाम उत्कीर्ण किया हुआ है। तो जो लौह स्तंभ है, वह लौह स्तंभ विज्ञान के चमत्कार के रूप में हमें दिखाई देता है। लोहे के बारे में ये कहा जाता है कि लोहा सबसे मजबूत धातु है, किंतु यदि लोहा हवा, पानी और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है तो उसमें जंग लग जाती है, जिससे उसका क्षरण होता है। लेकिन बरसों बरस से यह लौह स्तंभ शान के साथ खड़ा हुआ है, इसमें कोई भी जंग नहीं लगी हुई है। जो मेटलर्जी वाले लोग हैं, धातु विज्ञान के लोग हैं, उन्होंने इसका अध्ययन करके उस कॉम्बिनेशन को देखने का प्रयास किया है कि वो क्या चीज़ लोहे के अंदर मिलाई गई, जिससे कि यह जो लौह स्तंभ है वो आज भी खड़ा हुआ है। तो कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में क्या अभूतपूर्व विकास हुआ, वह सब हम इसके अंतर्गत देखते हैं। उसके बाद गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ और फिर 750 ईस्वी तक गुप्तोत्तर काल माना जाता है। गुप्तोत्तर काल के अंदर वर्धन वंश, चालुक्य वंश और पल्लव वंश आता है। वर्धन में हम हर्षवर्धन को पढ़ते हैं। चालुक्य और पल्लवों के द्वारा
उनकी क्या राजनीतिक उपलब्धियां थी, क्या सांस्कृतिक उपलब्धियां थी, ये सब हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। धीरे धीरे केंद्रीय सत्ता का पतन हुआ और छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य उत्पन्न हो गए। उन क्षेत्रीय राज्यों के अंदर 3 राज्य गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट तथा पाल व सेन वंश, ये 3 ऐसे वंश थे, ये 3 ऐसे राज्य थे जो कि केंद्रीय शक्ति पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे। और इन तीनों के बीच में सत्ता को, केंद्रीय सत्ता पर अपने स्थापना को लेकर के जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष को त्रिराज्यीय संघर्ष कहा जाता है। इसमें कोई भी विजयी नहीं हुआ, कोई भी पराजित नहीं हुआ, क्योंकि कभी कोई पक्ष जीतता था तो कभी कोई पक्ष जीत जाता था। तो यह त्रिराज्यीय संघर्ष क्या था, इसके क्या परिणाम रहे, यह सब हम इसके अंतर्गत देखते हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं दक्षिण भारत की ओर। तो साम्राज्यवादी चोल एवं उनकी उपलब्धियां। चोल वंश के बारे में ये कहा जाता है कि चोल वंश इतना प्रसिद्ध था, इसकी नौसेना इतनी प्रसिद्ध थी कि इनके संपर्क और इनके मैत्री संबंध रोमन साम्राज्य के साथ भी थे। तो साम्राज्यवादी चोलों ने जो विस्तार किया तथा उनकी जो सांस्कृतिक, राजनीतिक, कला, साहित्य के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हैं, उन सब को हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है 750 से 1200 ईस्वी के काल में सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनों का अध्ययन तथा सांस्कृतिक जीवन का संक्षिप्त सर्वेक्षण। 750 से 1200 ईस्वी तक धीरे धीरे सामाजिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में कई परिवर्तन आए। सामाजिक क्षेत्र में जातिगत कट्टरता धीरे धीरे बढ़ती चली गई। उन सामाजिक परिवर्तनों का स्त्रियों की दशा उत्तरोत्तर खराब होती चली गई। पर्दा प्रथा आती चली गई, बहुविवाह प्रथा हो गई, सती प्रथा हो गई। तो सामाजिक क्षेत्र में आए हुए जो परिवर्तन थे, जो बदलाव हुए, उन्हें हम इनके अंतर्गत पढ़ते हैं। उसके बाद आर्थिक जीवन के अंदर भी परिवर्तन आया, उन सब को हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तथा सांस्कृतिक जीवन में कला, साहित्य, विज्ञान के अंदर क्या विकास हुआ और किस प्रकार के महत्वपूर्ण परिवर्तन इस काल में आए, वे सब हम अपने इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। इस तरह से हमारा ये पहला पेपर भारत का इतिहास प्रारंभ से 1200 ईस्वी तक के हमने 3 खंडों को परिचयात्मक रूप में आज डिस्कस किया है। इनके एक एक टॉपिक को हम डिटेल में आगे चल कर के डिस्कस करेंगे। हम अपने अगले लेक्चर के अंदर अपने दूसरे पेपर राजस्थान के इतिहास के बारे में बात करेंगे।